स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा किन इश्यूज़ पे मैं बात करने जा रहा हूं। आज हमने आपको कहानी दिखाई थी फॉलो अप आशा और अवधेश की। 5 साल का शिवम जिसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसको बार बार पीजीआई जाना पड़ता है हर महीने चेकअप करने के लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। जो फ्रॉड उनके साथ हुआ, 95,000 उनके बैंक अकाउंट से निकल गए। पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि उस बच्चे को इलाज मिल सके। उसके लिए पैसे चाहिए थे, पैसे उनके पास थे नहीं, सब ले गए थे। वो जो जिसको हम नाम देते हैं साइबर फ्रॉड, वो ले गए थे। उनके घर में राशन भी नहीं था, तो वो इलाज कहाँ से करवाते, मुश्किल हो जानी थी। हमारी पहली प्रायोरिटी थी, हमने रिपोर्ट की, सिविल सोसाइटी सामने आई, बेशुमार मदद। कल शिवम चला जाएगा चंडीगढ़, रूटीन में जो चेकअप होता है वो करवा लेगा। सिविल सोसाइटी ने अपना काम बखूबी से किया और हमारी प्रायोरिटी ये थी कि पहले उनको इतना मजबूत कर दें कि उसका इलाज रुक ना जाए। वो हो गया। अब दूसरा पॉइंट, पहले हमने इसको टच नहीं किया, अभी टच करने जा रहे हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक, ये 95,000 कैसे जनाब? हाउ? 75,000 की एफडी थी, मैच्योर हुई, पैसा अकाउंट में आ गया, बस यहीं रुक जाते हैं। मैंने काफ़ी बैंक में बात की, पता किया, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात की जिनका बैंक से व्यवस्था रहती है। उन्होंने कहा यह पॉसिबल नहीं है। जब तक कि वो आदमी बैंक में जाकर, जब आपकी एफडी मैच्योर होती है, वो साइन करता है, वो एग्री करता है कि नहीं मुझे अब इसको रिन्यू नहीं करना है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तब वो ट्रांसफ़र होती है। पहला सवाल ये कि आपने ट्रांसफ़र कैसे कर दी? बिना उनके जो उसके होल्डर हैं उनके बिना पूछे ही आपने ट्रांसफ़र कर दी? कैसे, क्यों? प्रोसेस ये है कि ये अगर वो होल्डर वहाँ नहीं आता है टाइम पर, मैच्योरिटी के टाइम पर वो मैच्योर हो गई होती है, तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है अगले 1 साल के लिए। लेकिन बैंक उनकी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, ये नहीं है, ये प्रोसेस में है ही नहीं। और बैंक मैनेजर साहब ये भी कह रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे ये ट्रांजैक्शन हुआ है जनाब। 5:30 बजे तो बैंक बंद होता है, ये कैसे हुआ? हम साइबर क्राइम से बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन में समझ आती है, लेकिन इसका जो दिन चल रहे हैं उन पर, जो उनका मानसिक संतुलन इस पर बिगड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई। आपको कंपनसेट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने किसी को ओटीपी नहीं दिया है, अपने बैंक डिटेल नहीं दिए, कोई फोन कॉल उनको नहीं आया, उसके बाद भी पैसे निकल जाते हैं। पहला पॉइंट, आपने ट्रांसफर कर दिए, वो होने नहीं चाहिए थे। एफडी को आपने बिना पूछे ही ट्रांसफर कर दिया उनके अकाउंट में, उसके बाद पैसे निकल गए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बैंक है। ट्रांजैक्शन 5:30 बजे हुआ, 6:30 बजे हुआ, आप मान रहे हो, बैंक मैनेजर साहब मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, जब तक वो होल्डर आता नहीं है, सिग्नेचर नहीं करता, वो एग्री नहीं होता है, नहीं ट्रांसफर हो सकते। तो कहीं ना कहीं किसी भी एंड से हुई हो, बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन आपका चलता रहेगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तब तक वो परिवार क्या करेगा? आप ये कह रहे हो कि साइबर फ्रॉड हो गया जनाब, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। इससे पहले भी आशा और अवधेश के 14 से 15 हज़ार रुपये चले गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी गलती थी। उनको कॉल आया था, उन्होंने अपना कार्ड डिटेल दी थी, ओटीपी दिया था, वो बैंक में भागे भागे आए थे, जनाब हमने ओटीपी दे दिया, ये अब बैंक ने कहा नहीं नहीं आपको नहीं देना चाहिए था, आपकी गलती है, वो चले गए, आप जिम्मेदार हो, साइबर फ्रॉड हो गया, बात समझ आ गई। वो भी चुप करके बैठ गए थे, हमसे गलती हो गई है। लेकिन इस बार तो गलती नहीं हुई। फिर आपको लगता है कि ऐसे ही पैसे निकल गए, उसको साइबर फ्रॉड का नाम दे दिया जाए, तो फिर जनता का पैसा जो बैंक में पड़ा है वो सेफ कहां है? घर में इसलिए नहीं रख सकते कि चोरी हो जाएगा, एक डर रहता है। बैंक में कहां सेफ है? फिर आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक को जनाब, उसने ये पैसे कैसे कमाए हैं। उसका पति ड्राइवर है, 7 से 8 हज़ार रुपये तनख्वाह है। स्कूल में माई का काम करती है, 2 से 3 हज़ार रुपये कमाती है।
और जो 1-2 बजे स्कूल से आ जाती है ना छुट्टी कर कर, उसके बाद घर में अखरोट तोड़ती है, एक बोरी भरकर अखरोट फैक्ट्री से लाती है, उनकी गिरी निकालती है। वो इस तरह से पैसे कमाए उसने रात रात भर जाके, और यहाँ वो अखरोट तोड़ती है। 2 कमरे हैं उसके पास, बिल्कुल वो भी बुरी हालत में है। वो फर्श उसने इतना टूट गया है, यहाँ वो अखरोट तोड़ती है। इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं उसने, 95,000 रुपया, 75,000 रुपया FD का था और 20-22,000 रुपये उसने जोड़े हुए थे, शायद 5 साल 10 साल 15 साल से, कब से जोड़ रही थी। जिसकी इनकम 12 से 13,000 रुपये है, 5-6 हज़ार खर्च हो जाता होगा, स्कूल की फीस, बच्चों की बिजली का बिल, बच्चों की पेन कापी पेंसिल। कितना कमाती, सेविंग करती होगी? 2-3-4 हज़ार सेव करती होगी महीने का। वो कितने साल से कर रही होगी? आपने एक झटके में कह दिया साइबर फ्रॉड, आपने पल्ला झाड़ दिया। ये सही नहीं है जनाब। ऐसे तो फिर आप कोई भी बड़ा कांड होगा आप बोलोगे साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड कैसे पॉसिबल है? कोई फोन नहीं आया, कोई डिटेल नहीं दी, कोई OTP नहीं दी। और सबसे बड़ा सवाल जनाब ये सुन लीजिए, जब पहली बार फ्रॉड हुआ था 15,000 रुपये, 14 से 15,000 रुपये उनके निकल गए थे। वो भागे भागे बैंक आए थे, उन्होंने कहा था, ये मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने आशा से, आशा ने कहा, मैंने बार बार उनको बोला कि मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए, और आपने ये कहकर अकाउंट बंद नहीं किया, ये आशा का कहना है, ये कहकर बैंक वालों ने अकाउंट बंद नहीं किया कि ये तो 1 टाइम पासवर्ड था, OTP आपने दे दिया, 14-15,000 आपके निकल गए, जो निकल गए, आगे से नहीं होगा, आप अकाउंट बंद मत करवाइए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो जिंदगी भर की कमाई थी उसकी। अगर सिविल सोसाइटी सामने नहीं आती, आज 60-70 हज़ार रुपये की मदद हो गई है। कल शिवम चंडीगढ़ PGI जा रहा है अपने इलाज करवाने के लिए। अगर सिविल सोसाइटी सामने नहीं आती, डिप्रेशन में वो परिवार कोई गलत कदम उठा लेता, कोई ऐसा कदम उठा लेता जो रिवर्सिबल नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? शुक्रगुजार हूं मैं अनिल साहब का, शुक्रगुजार हूं मैं नेहा का, शुक्रगुजार हूं मैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट चिंकल थापा जी का, जिन्होंने कैश भी दिया, राशन भी भेजा। शायद 35 से 40 हज़ार रुपया उनके हाथ में आ गया और 25 से 30 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में आ गया। वो इस काबिल हो सके कि कल वो अपने बेटे को उसकी जिंदगी बचा पाएंगे। गलती क्या थी उनकी? उनकी गलती क्या थी कि अब बैंक में पैसे जमा करवाए उन्होंने? अगर ये आप इसी तरह से चलाओगे तो कोई फिर बैंक में से विश्वास कहां रहा? किसी के पैसे निकल जाएंगे। आज 95,000 निकले हैं इस गरीब के, इसके लिए तो ये 1 करोड़ के बराबर थे। कल किसी और का 50 लाख निकल जाएगा, 1 करोड़ निकल जाएगा, आप बोलोगे जनाब साइबर फ्रॉड हो गया। ये सही नहीं है जनाब, ये सही नहीं है। बैंक को कुछ करना पड़ेगा उस परिवार के लिए। वो 95,000 उसके लिए वापस करने पड़ेंगे आपको। आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए। वो 95,000 रुपया उसकी पूरी जिंदगी है, आपके लिए छोटी सी रकम है। प्रायोरिटी हमारी ये थी कि जल्द से जल्द शिवम को हम चंडीगढ़ भेज पाएं, इसीलिए हमने पहले ये टॉपिक टच नहीं किया। लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको उस गरीब महिला को कंपनसेट करना पड़ेगा। उसने विश्वास किया था आप पर यकीन किया था। ऐसे कहकर 2 वर्ड कहकर साइबर फ्रॉड। और मैनेजर साहब मान रहे हैं, मैंने एक वीडियो में देखा, मैनेजर साहब मान रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो ये भी मान रहे हैं कि बिना होल्डर के सिग्नेचर के FD जो है वो मैच्योर होने के बाद भी उनके किसी उस होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती जबकि उसकी रजामंदी ना हो। फिर कैसे हो गई? वो महिला और वो आदमी, आशा और अविदेश और 5 साल का शिवम क्यों भुगते? उनकी गलती क्या थी? ये बता देना। हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। यहां गलत होता है, वहां मुश्किल हो जाता है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है, उनके मैनेजर साहब ने कहा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप कीजिए। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में कितना वक्त लगेगा? यह वक्त उस आशा और अवधेश के हिस्से में क्यों आया? वो क्यों सहें? सोचिएगा जनाब, ये बैंक की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है।
आप सोचिएगा ज़रूर। और इसके साथ साथ मैंने आपको कल एक खबर दिखाई थी, एक 80 से 85 साल की बूढ़ी माँ, सरोवर टोल प्लाजा से आगे का ढाबा, वहाँ बिल्कुल डिवाइडर के बीच में थी। आपने देखा था, वो कहानी सारी देखी थी। शायद कोई छोड़ गया था या वो क्या थी, थोड़ा मेंटली अपसेट भी। वो कहानी आपने कल रात को देखी थी 11 सवा 11 के बीच, वो ऑन एयर की थी हमने, लाइव था वो भी। अब हम अपनी कहानी का उसका क्लाइमैक्स जरूर करते हैं। आखिर हुआ क्या? क्या वो माँ अभी भी वहाँ पे बैठी है, या रेस्क्यू कर लिया गया? आपको याद होगा राहिल जिसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, ये मेरे साथ है। ये आप लोग मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं कि उस माँ का, उस इंसानी जान का हुआ क्या? राहिल साहब, कल खबर चलने के बाद हम लोग तो आ गए, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, मैंने साथ में ढाबा था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पर उनकी अपना घर से गद्दा सा लाया हुआ था और ब्लैंकेट लाई, तो मैंने उनको दे दी और ढाबे वाले को बोल दिया कि माता जी का ध्यान रखना, सुबह कोई ना कोई आके रेस्क्यू कर जाएगा। बिस्तर वगैरह दिया था? बिस्तरा दिया था, खाना दिया था, सब कुछ दिया था। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, कोई तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे चला गया वहाँ से। ठीक है। फिर दिन में मॉर्निंग में सुबह आया, मेरे ना रात को नींद नहीं आ रही थी, कि मैंने को लगा कि शायद वो ढाबे वाला भी निगलेक्ट कर दे और वो माता जी निकल के रोड पे फिर ना चले जाए, सेंटर में बैठ जाए। तो फिर मैं रात को 12-1 बजे फिर चक्कर लगाया, मैं जाके देखा। फिर मैंने देखा हाँ वो बेचारी वहीं पे सोई हुई थी, तो कंबल लिया हुआ था। तो फिर मैंने कहा ठीक है चल सुबह ना। फिर उसके मीनवाइल मुझे वृद्धाश्रम से फ़ोन भी आ गया, आपकी रिपोर्टिंग की वजह से। पहले उन्होंने मना कर दिया था, शायद आप ही की रिपोर्ट की वजह से उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने बोला कि हम सुबह इनको ले जाएंगे, रेस्क्यू कर लेंगे। राहिल जी बता देना आप मुझे, हमें, तो हम वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे। तो थोड़ा सा हो गया कि चल ठीक है, आज रात की बात है, तो ठीक है। फिर मैं 7:30 वहाँ जा रही था वहाँ से ही, तो मैंने वहाँ देखा कि एक गाड़ी वाला आया हुआ है, तो वो गाड़ी में माता जी को बिठा रहा है। तो मैं वहाँ पर गया, तो उन्होंने मुझे लड़के ने, जो लड़का गाड़ी में बिठा रहा था, उन्होंने मुझे देखा, हाँ भैया रात को आपकी न्यूज़ आई थी, तो हमें पता लगा कि हमारी जो ये माता जी रिलेटिव थी उनकी, कि वो गुम हो गई थी हमारी माता जी। बट उन्होंने बताया कि वो घर से दीवार टाप कर भाग गई थी माता जी। ये पागल है थोड़े से, हाँ मेंटली अपसेट है। उन्होंने अपना नाम बताया, मनीष बाली नाम बताया, कि ये हमारे साथ ही रहती है, 8-10 साल से यहीं रहती हैं। फिर मैंने उनको पूछा ये आपकी क्या लगती हैं? उन्होंने कहा हमारी दूर पार की रिलेटिव हैं, हमारे साथ ही रहती हैं, तो बट ये घर टाप कर भाग गई थी, तो हमें मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब ठीक है, फिर उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया उनको। तो मेरे पास फुटेज भी है, जैसे कि देख सकते हैं आप। अच्छा, आपने फुटेज भी मैंने फुटेज बनाई थी कि थोड़ा सा ये हमारे कब से रह रहे हैं, मुझे पूरा मोहल्ला जानता है और हर बार चीज़ बोलते हैं कि यार आप इनको देखते हो, कम से कम इनका कुछ इलाज करवाओ। इलाज है नहीं इसका। अब भाई मैं आज वृद्धाश्रम भेज रहा, बेसिकली वृद्धाश्रम कल ही भेज रहा, बट उन्होंने मना कर दिया लेने से। नहीं वृद्धाश्रम नहीं, हम हैं इनके यार, जब तक अपने भगवान ने दिया है इतना तो कर सकते हैं सेवा, वही करेंगे। बहुत अच्छा लगा भाई, अगर इन फ्यूचर नहीं हो मेरे को बुला लो, मैं हाल। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ले गए इसके बाद देख सकते हैं। अभी गाड़ी का नंबर भी मैंने बाकायदा नोट किया पूरा, कि मुझे लगा कि सेफ होने चाहिए। तो देख सकते हैं, हमने गाड़ी का नंबर पूरा नोट कर लिया है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा मेंटली अपसेट भी थे, उसी कारण वो घर से आ गए होंगे। हमें भी आपकी रिपोर्टिंग की वजह से शायद दूर दराज के लोगों को नहीं पता लगता कई बार कि जो जिनका कोई फैमिली मेम्बर भटक गया हो। अब मीडिया की यही पावर है कि आपकी रिपोर्टिंग की देखा और वो सुबह वहाँ पहुँच गए। हमारा यही मोटिव होता है। सुबह पहुंचे तो ये आए हुए थे पहले? ये आए हुए थे पहले से ही। अब ये कहा जाए कि अब वो अपने घर में सेफ हैं? हाँ सेफ है, डेफिनेटली। सर्दी में नहीं बैठे हुए हैं? अब वो सर्दी में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और मैं कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, लोगों के माइंड में अभी भी है कि वो वहीं पे होंगे। नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं जो भी, अगर मैं खुद वहाँ जाता हूँ, पर्सनली जाता हूँ, वहाँ पर नहीं है। और मनीष का नंबर लिया है मैंने बाकायदा, और मैंने उसको पूछा मैं 1-2 दिन में कॉल करूंगा। मनीष साहब सही कह रहे होंगे क्लियरली। तो अब वो सेफ हैं बचने के लिए? डेफिनेटली सेफ है भैया। मैं डेफिनेटली अभी आज मैं फिर गया था ऐसे ही चक्कर लगाने वहाँ, क्योंकि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है वो। तो मैं ऐसे ही चक्कर लगाने गया था, बट अब ऐसा कोई नहीं है। वो मनीष भाई, फिर मैंने मनीष भाई को भी शाम को कॉल की थी, तो मैंने कहा था, वो कह रहे हैं हाँ अभी हम इनकी दवाई खिला रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या बीच में दवाई देना बंद कर दी थी, खाना बंद कर दी थी उन्होंने। तो कह रहे हैं इनको जोर हो जाता है, कभी दौरे में होता है उनको जोर पड़ जाता है थोड़ा।
तो मेरे से रहा नहीं कि जब मैंने उधर उधर देखा था ये ठुठुर रहे थे, तो मुझे लगा कि आप ही को कॉल करनी चाहिए। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया। आज वो रेस्क्यू हो गए, रेस्क्यू हो गए। शायद उनको पता भी नहीं चलता वो कहाँ पे हैं। शायद अगर मैं भी निगलेक्ट कर देता, मैं तो वहां से जा रहा था ढाबे से खाना खाकर, अगर मैं भी निगलेक्ट कर देता शायद उनको कोई ट्रक वाला मार देता या कुचल देता। राहिल साहब, आपने जो किया ये नोटिस हुआ है, ये ऊपर वाले की दरगाह में सब नोटिस होता है। ये वो वहाँ पे कोई सवारी चलती नहीं है, हर चीज नोटिस होती है। शायद भगवान ने मेरे लिए ऐसे काम रखे होते हैं कि मैं वहां से जा रहा था तो सडनली मेरी नजर पड़ गई कि एक माता जी रोड पे बैठी हुई हैं। तो खुशी की बात है कि आज वो रेस्क्यू हो गई। और आपको बता दूं कि इस खबर चलने के बाद, शायद उनका नाम विशाल था, वृद्धाश्रम से इनका कॉल आया था। विशाल जी थे, उन्होंने मुझे भी कॉल किया था रात को। उन्होंने कहा था कि हम अर्ली मॉर्निंग इनको रेस्क्यू कर लेंगे, लेकिन जैसे पता चला कि उनको कोई और लेने आ गया है, कोई उनके रिलेटिव हैं या केयर टेकर हैं, वो उनको लेने आ गए हैं। तो अगर वो नहीं लेने आए होते तो आज वो वृद्धाश्रम में होती। विशाल जी सामने आए थे, अम्फला से हैं विशाल जी वृद्धाश्रम में। तो वो माता भी रेस्क्यू हो गई और दिल को तसल्ली हो गई। दिल को तसल्ली है कि इस सर्दी में वो माँ अब सेफ हैंड्स में है, अपने घर में है। उसके साथ साथ जनाब, जो पहली बात मैंने आपको कही, बैंक को कुछ ना कुछ आशा और अवदेश के लिए करना पड़ेगा। वो 95,000, वो 95,000 उनकी ज़िंदगी हैं। वो पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं उन्होंने, बहुत मेहनत से। रात को सारी रात वो अखरोट तोड़ती है, गिरी निकालती है। 2-3 हज़ार स्कूल में माई का काम करती है, पति उनके ड्राइवर हैं। कोविड के चलते 7-8 महीने से वो बेकार घर बैठे हैं, स्कूल भी बंद हैं, वो भी घर पे है, अखरोट का काम भी बंद है। यही उनकी पूंजी थी। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, साइबर फ्रॉड के नाम पर ये हम जाने नहीं देंगे कि साइबर फ्रॉड हो गया, बात खत्म। बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए जो करनी है, लेकिन आपको कुछ उसके साथ कुछ और भी करना है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।